नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, केंद्र में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया है। नीतीश कुमार को सब कहा है कि केवल भाषण से अगर कुछ होना होता अगर तो विकास बिहार का भी हो चुका होता, इसीलिए भाषण मत दीजिए बल्कि रोजगार की व्यवस्था कीजिए। परिप्रेक्ष्य ये था, पृष्ठभूमि ये था कि आपको पता है कि 18 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली हुई थी मोतिहारी में और उस रैली में नीतीश कुमार भी मौजूद थे और वहां ये घोषणा की गई कि अगले 5 वर्षों के अंदर एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार बिहार के युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार का सृजन करेगी। और 18 को रैली थी मोतिहारी में, 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी के द्वारा पटना में महारोजगार मेला का आयोजन किया गया था। तो इसी महारोजगार मेला में जो भीड़ आई थी, लगभग लाखों छात्र, युवाओं, बेरोजगारों की भीड़ आई थी और उसी भीड़ का जो क्लिप था उसको शेयर करते हुए एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा है कि महारोजगार मेला में उमड़ा यह जन सैलाब सिर्फ एक भीड़ नहीं है, एक संदेश है कि बिहार का युवा अब भाषणों का नहीं, रोजगार में अपना भविष्य चाहता है। बिहार के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। बीजेपी और नीतीश की सरकार ने बिहार को जिस तरह बेरोजगारी की आग में झोंका, वहां से लाखों युवाओं को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। अपना गांव, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। यह बदला बिहार के युवा कर्मठ हैं, काबिल हैं, होनहार हैं। उनकी जरूरत अब स्थानीय वो सम्माननीय रोजगार है। ठीक है। इसके बाद लिखते हैं राहुल गांधी कि अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि समाधान लेकर आया है। हमारा फोकस साफ है, हुनर को हक, हर युवा को रोजगार, रुके पलायन, साथ रहे हर परिवार। याद कीजिए, यही मुद्दा नरेंद्र मोदी उठाया करते थे 2014 के लोकसभा चुनाव में। नरेंद्र मोदी का मुद्दा क्या था कि बूढ़ी माँ का बेटा बूढ़े माँ बाप को छोड़कर गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में पलायन करता है, नौकरी करता है। यहाँ पर बूढ़े माँ बाप घर पे उसका इंतजार करते रहते हैं। पति प्रदेश में नौकरी करता है लेकिन बिहार में पत्नी रहती है। ठीक है, मतलब बूढ़े माँ बाप को बेटे का सहारा नहीं मिल पाता और हम इस परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। ये आश्वासन 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने दिया था। 11 वर्ष हो गए लेकिन आज भी हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य अगर कोई होगा तो वो बिहार है। आज भी बिहारी आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होटल में प्लेट साफ करने से लेकर चाय दुकान में गिलास धोने से लेकर आईएएस की तैयारी करने वाले, इंजीनियरिंग, मेडिकल के स्टूडेंट सब जगह मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा कौन मिलेगा? सबसे ज्यादा मिलेगा चतुर्थ वर्गीय काम करने वाले बिहारी। क्यों? इसलिए कि बिहार के अंदर रोजगार नहीं है। केवल रोजगार की ही बात नहीं है, बिहार के अंदर शिक्षा के अच्छे संस्थान भी नहीं है। आप हिंदुस्तान के जितने बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, सब में जाकर देखिए कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले कहाँ के छात्र हैं। सबसे ज्यादा बिहार का मिलेगा। छोड़ दीजिए मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए भी बिहार से छात्रों को बिहार के बाहर जाना पड़ता है। आप जाइए, कोटा का आंकड़ा निकालिए कि कोटा में सबसे अधिक कहां, किस राज्य के छात्र रहते हैं। जवाब मिलेगा बिहारी। चले जाइए दिल्ली, बिहार के बड़े बड़े नेता डपोर संघ की तरह बयानबाजी करते हैं केवल कि सबसे अधिक बिहारी आईएएस आईपीएस बनते हैं। मेरा सवाल है कि क्या वो बिहारी बिहार के स्कूल और कॉलेज में या बिहार के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के आईएएस आईपीएस बनते हैं? नहीं बनते। बिहार के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर, बिहार के स्कूल कॉलेज में पढ़कर केवल सिपाही बनते हैं। बिहार सरकार के स्कूल में खींच तीर के किसी तरह से टीचर बन जाते हैं, बैंक का क्लर्क बन जाते हैं। आईएएस आईपीएस बनता है तब जब दिल्ली में जाकर वो 5 साल 7 साल तक लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप कह सकते हैं कि चप्पल घिसता है। और उतना ही नहीं बल्कि वो बिहार के स्कूल कॉलेज से पढ़कर नहीं कोचिंग करने जाता है, बल्कि वो किसी पटना, बिहार के बाहर के ही किसी आईआईटी, किसी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली में रुकता है, दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्लास करता है। तब जाकर उसे 5 साल की मेहनत के बाद कोई सिविल सर्विसेज
क्वालिफाई कर पाता है। यह बिहार की स्थिति है और इसी की चर्चा राहुल गांधी ने किया है कि बिहार में केवल और केवल भुखमरी है, पलायन है, बिहार रोजगार विहीन है। ठीक, तो ये सब जो परिस्थितियां हैं उस पर राहुल गांधी ने एक तरह से नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है कि केवल भाषण मत दीजिए। जो 18 तारीख का जो नीतीश कुमार की घोषणाएं थी उसी के ऊपर ये कटाक्ष है। साथ में 19 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी का महारोजगार मेला पटना में लगा उसके वीडियो को भी राहुल गांधी ने शेयर किया है। और कंप्लीट देखिए 2-3 चीजें हैं बिहार के लिए। एक बात स्पष्ट मानकर चलिए, मैं कोई राहुल गांधी की पैरवी करने यहाँ नहीं बैठा, ना भारतीय जनता पार्टी की शिकायत करने बैठा हूं, ना मेरा कोई एजेंडा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष या विपक्ष में माहौल बनाने का। केवल और केवल बिहार की जनता को और चुनावी वर्ष में मतदाताओं को मैं केवल फैक्ट आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। निष्कर्ष आप निकालिए। निष्कर्ष निकालना किसी पत्रकार का काम नहीं होता। निष्कर्ष निकाल कर परोसने वाले लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट होते हैं, नैरेटिव चलाते हैं। देखिए एक बात तय मानिए कि हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक नेतृत्व के अंदर गुण भी है, दोष भी है। सभी लोगों ने अच्छा काम भी किया है, गलत काम भी किया है। अच्छे कामों का प्रशंसा कीजिए, गलत कामों पर उनकी खिंचाई कीजिए, तो हर व्यक्ति अच्छा काम करने का प्रयास करेगा और गलत काम करने से डरेगा। ये होता है मतदाताओं का काम और ये होता है मीडिया का काम। तो मीडिया की यही भूमिका बनती है कि आज बिहार के समक्ष अगर हमारी मैं अपनी बात अगर करूं तो मेरी नज़र में सबसे बड़ी समस्या बिहार का है पलायन का। बिहार रोजगार विहीन है। बिहार के अंदर जितने रोजगार के स्रोत थे उन सभी स्रोत को बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि बिहार में रोजगार के जितने भी स्रोत थे उन स्रोतों को बंद कर दिया गया। याद कीजिए 1947 से लेकर केवल 1947 से 2005 तक के बिहार के औद्योगिक इतिहास का ही विश्लेषण कर लीजिए अगर आप, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में नहीं बल्कि बिहार का एक नागरिक के रूप में, बिहार के एक मतदाता के रूप में आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। आज की तुलना में भारत जब आजादी की सांस ले रहा है 1947 में, इससे बेहतर स्थिति रोजगार की भारत में अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था, जब राजे महाराजाओं का शासन चलता था, यहां जमींदारी चलती थी। यहां जो जमींदार थे, चाहे वो दरभंगा महाराज रहे हो, चाहे हथुआ महाराज रहे हो, इन लोगों ने ज्यादा बेहतर तरीके से इंडस्ट्री चलाया, इन लोगों ने ज्यादा बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और इन लोगों के द्वारा स्थापित उद्योगों को आजाद भारत के राजनेताओं ने बेचकर खा लिया। यह बिहार की सच्चाई है। मैं आज नाम नहीं लेने वाला किसी का, लेकिन आप थोड़ा इतिहास की पता कीजिए कि अशोक पेपर मिल बिहार में क्यों बंद हुआ, हसनपुर चीनी मिल क्यों बंद हुआ, सकरी चीनी मिल क्यों बंद हुआ, कटिहार का जूट मिल क्यों बंद हुआ, और बंद हुआ तो उसकी संपत्तियों का बेजा इस्तेमाल किसने किया। पटना में आर्यावर्त इंडियन नेशन में लगभग 2000 कर्मचारी काम किया करते थे, क्यों बंद हो गया, किसने बंद करवा दिया, किसने उनकी संपत्तियों को लूट लिया। थोड़ा पता करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा, हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। किसने कहा कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, फैक्ट्री में ताला लगाओ। फैक्ट्री में जो मशीनें थी उसको लोहे के भाव में तौल कर किसने बेच लिया, किसने उन फैक्ट्रियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, अतिक्रमण किया, आपको जवाब मिल जाएगा। और ऐसे जितने भी दोषी हैं सबको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, एक बात सही है, राहुल गांधी को भी कम सजा नहीं मिला है। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने भी बिहार के साथ कितना अन्याय किया। व्यक्तिगत दुश्मनी में कई नेताओं ने इस प्रकार की संपत्तियों को हड़पने में मदद किया और उसके बदले में अनुचित लाभ उठाया। खैर, मैं डिविएट नहीं होना चाहता था, लेकिन कई बार होता है क्या है कि जब हम किसी बात का ईमानदारी से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो भावनात्मक आवेश में आ जाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए स्वाभाविक हो जाता है। उस व्यक्ति को वो व्यक्ति नाटक कर सकता है जो किसी के हाथ का खिलौना होता हो।
हमारा प्रयास अलग होता है। तो सबसे बड़ी बात, एक परिवर्तन की बात इसलिए दिख रही है बिहार में कि बिहार का चुनाव में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीतिक दल महत्वपूर्ण जगह पर स्थापित होते दिख रहे हैं। बिहार का चुनावी मुकाबले में कहीं ना कहीं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो इसका एक सकारात्मक पक्ष ये होगा कि कहीं ना कहीं बिहार की सोच राष्ट्रीय बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्रीय राजनीति के लिए अपने देश में कई बार ऐसा हो चुका है कि क्षेत्रीय राजनीति के लिए, क्षेत्रीय सत्ता के लिए राष्ट्रहित से कंप्रोमाइज किया है राजनीतिक नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने। लेकिन जब सत्ता की चाबी देश में अधिकतर राज्यों में जब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के हाथ में होगी तो कम से कम राष्ट्रीय एकता भी उससे मजबूत होगी, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल चाह कर भी क्षेत्रीय भावना नहीं भड़का सकते। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।